सबसे पहले हम कहानी पहले बताते हैं आप लोगों का, इसका कहानी क्या है। 1789 का क्रांति जब हुआ था ना, इसका शुरुआती दौर का जो नींव है कहानी वो सुनिए। हुआ क्या था कि लुई सोलहवां नाम का एक शासक था। समझ रहे हो, ध्यान से समझो, पूछेंगे हम। लुई सोलहवां नाम का एक शासक था। कहाँ पे? फ्रांस में। कहाँ पे था? फ्रांस में। उसका पत्नी का नाम था जरीना। क्या नाम था? जरीना। अब विदेशी नाम कहिएगा तो मैरी एंटोनेट, ठीक है ना। वो जो है ना ऑस्ट्रिया का राजकुमारी थी। कहाँ का? ऑस्ट्रिया का चांसलर जहाँ मेटरनिक है ना, वही का राजकुमारी थी, जो लुई सोलहवां का पत्नी थी। अब होता क्या है कि ये दोनों गोरा मिल के क्या करता है, उस पूरे फ्रांस को 3 वर्ग में बांट देता है। कितने वर्ग में? 3 वर्ग। पहला वर्ग पादरी, दूसरा वर्ग कुलीन, तीसरा वर्ग सर्वहारा वर्ग। और तीनों वर्ग में सबसे ज्यादा जो टैक्स लिया जाता था ना, सर्वहारा वर्ग से, जिसका संख्या सबसे ज्यादा था। अब जिसका संख्या ज्यादा है और तुम उसी से टैक्स ले रहे हो, जिसका संख्या कम है उससे तुम टैक्स नहीं ले रहे हो, तो बोलो उस समय जो है ना पूरी तरह से क्रांति आएगा कि नहीं आएगा? कहेगा कि देखिए इतना इसका संख्या है तो इससे नहीं ले रहा है, जो बड़े बड़े पदों पे बैठा हुआ है उससे नहीं ले रहा है, और जो निचले पद पे जो अपना मेहनत से कमा के खा रहा है, अपना मेहनत से जो है ना अपना गुजारा कर रहा है, उसे टैक्स लिए जा रहा है। इसी को लेकर के ना वहां पे लोगों में आक्रोश भड़क गया। कहा कि इस शासक को हटाना जरूरी है, नहीं हटाएंगे तो हम लोग धीरे धीरे हमारा जो घर की स्थिति है वो खराब हो जाएगी, धीरे धीरे जो इस देश की स्थिति है यानी फ्रांस की स्थिति है खराब हो जाएगी। और जिस देश का अर्थव्यवस्था खराब हो जाता है ना, वहाँ का जो लोग बसता है उसका पारिवारिक स्थिति कन्फर्म है खराब होना तय है। मान लो कि भारत में अगर तेल महंगा हो जाए 500 रुपये लीटर, तो बोलिए आप लोग खरीद पाइएगा उतना? आप खरीद भी पाइएगा तो पैसा उसी में चला जाएगा, तो बोलिए आपका घर का स्थिति खराब होगा कि नहीं? आपका बाल बच्चा, आपका भाई बहन, आपका माता पिता पूरी तरह से गरीब हो जाएंगे, कहीं नहीं पढ़ पाएंगे, ना कहीं जा पाएंगे, ना कहीं ट्रेवल कर पाएंगे। तो यही सब जो है ना दिमाग में बात आने लगा वहाँ के लोगों को। और जब बात आने लगा ना तो कहा कि चलो क्रांति करते हैं। अब कहा कि क्रांति कहाँ किया जाए, कहीं तो जगह होना चाहिए ना। जैसे हम लोग पकड़ी दयाल में क्रांति करते हैं तो कहाँ? गोलंबर पे आते हैं, फिर जाते हैं अनुमंडल तक जाते हैं ना। तो उसी प्रकार लोगों ने सोचा कि क्रांति हम लोग करेंगे, लेकिन पेरिस के सड़क से होते हुए बास्टिल किला पर चलते हैं। कहाँ? बास्टिल किला। बास्टिल किला एक महल था, पुराना महल, बाद में उसको कैद खाना बना दिया गया, मतलब जेल बना दिया गया। तो लोगों ने क्या किया कि चलो पेरिस के रास्ते से चलते हैं। पेरिस क्या था जी? राजधानी था फ्रांस की। पेरिस के रास्ते से लोग गया, बहुत लोग गया, भीड़ गया। उसके बाद क्या किया, बास्टिल के किला पर लोग हमला करने लगा। देखो हम चित्र बताते हैं। बास्टिल का किला जो है ना क्या था ये बताते हैं आप लोगों को। देखिए ये जो है ना आपका बास्टिल का किला है। किसका किला है? बास्टिल का किला। देखो कितना पुराना किला है। इसी को बाद में क्या किया गया, जेल में बदल दिया गया, कैदियों के जेल में। ये क्या है? बास्टिल का किला है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे लोग देखो, यहाँ पे लोग सब है, कितना विरोध कर रहा है। अब देखो यहाँ सैनिक सब पूरा तैनात है दुआरी पे, से अंदर घुसे ना कोई, ठीक है ना। इसी किला पे जो है ना क्या किया गया, हंगामा किया गया जुलाई में। अब जब हंगामा किया गया ना तो लोगों का मन था कि कैसे भी शासक को तो हटाना ही है, और हटा के वहां पे लोकतंत्र यानी गणतंत्र स्थापित करना है। अब लोगों में आक्रोश था, हंगामा किया। अब क्या किया, हंगामा करके इतना लोग है जी, और इतनी से शासक कुछ ये सैनिक कुछ कर सकेगा नहीं। वह क्या किया, सैनिक को मारते हुए उसको कैद कर लिया गया। किसको? लुई सोलहवां को। किसको? लुई सोलहवां को कैद कर लिया गया, और साथे साथे इसको पत्नी को भी, जरीना। अभी दोनों को रख के कैद किया गया, ठीक। और कैद करके एगो का किया गया, रूम में पैक कर दिया गया। अब तुम लोग यहीं में ठंडा हो आराम से दोनों गोरा, ठीक। अब हुआ क्या कि दोनों गोरा प्लानिंग बैठा रहा है कि चलो अब दूसरा देश भाग चलते हैं। दोनों गोरा प्लानिंग अंदर अंदर बैठा रहा है कि दूसरा देश भाग चलते हैं। तो ये बात लीक हो गया कि राजा जी अब भागने वाले हैं, इसका उपाय लगाइए कोनो। तब हुआ क्या कि लुई सोलहवां जो है ना भागने का प्लान कर रहा है, तो कह रहा है क्या लोग वहाँ का कि देखिए यहाँ पे तो गणतंत्र स्थापित करना है हम लोगों को, और ये राजा भागने वाला है, रहेगा। देखिए राजा को पकड़ के इसलिए रखा है, इसको तो मार देता सब,
राजा को पकड़ के इसलिए रखा है ताकि इसका तो सिग्नेचर चाहिए ना, अभी इसका अनुमति चाहिए ना। कोई भी चीज लागू होता है ना तो पहले अनुमति सिग्नेचर चाहिए तो भाई लागू होता है, ताकि आने वाला जनरेशन कहे कि हाँ कोई चीज हुआ है ना तो विधि से हुआ है। ठीक, तो इसको रखा गया था इसीलिए ताकि इसका जो है ना स्वीकृति चाहिए, सिग्नेचर चाहिए। अब देखिए हुआ क्या कि यहाँ पे जो है ना गणतांत्रिक स्थापित करने के लिए क्या किया, इसको रखा हुआ था। अब क्या किया कि इसको राष्ट्रद्रोह का, याद रखिएगा कौन चीज का, राष्ट्रद्रोह नहीं, विद्रोह नहीं, राष्ट्रद्रोह। राष्ट्रद्रोह मतलब होता है कि राष्ट्र के प्रति कोई गलत सोच रहा है। चाहे जैसे मान लीजिए हम भारत में हैं, अब पाकिस्तान से अगर हमारा कनेक्शन हो गया तो हो गया, हम राष्ट्रद्रोही हो गए। मान लीजिए हम भारत के हैं और नेपाल से कनेक्शन हो गया, यहाँ का डाटा हम नेपाल भेज रहे हैं, यहाँ का डाटा पाकिस्तान भेज रहे हैं, तो हम जो है ना राष्ट्रद्रोही हो गए। क्या हो गए, राष्ट्रद्रोही। तो इसको राष्ट्रद्रोही घोषित करके इसको क्या किया गया, गिलोटिन पे चढ़ा दिया गया। कौन सी पे, गिलोटिन। गिलोटिन जानते हैं ना, एक फांसी देने वाला यंत्र था। और इसको ही क्यों चुना गया, उसको चाहता था रस्सी लपेट के लटका देता। तो देखिए रस्सी लपेट के लटकाइए तो वो जो है 1 मिनट 2 मिनट तक छटपटाएगा, लेकिन ये गिलोटिन इतना शानदार था कि एक के बार में उसको बिना छटपटाए खत्म कर देगा। अब देखिए खैनी है ना, खैनी आप लोगों को बताए थे, खैनी जैसे ऐसे घुसा के ऐसे ऐसे काटते हैं ना, ऐसे माथा घुसा दिया, धर कचाक काट दिया, सर अलग धर अलग, एक के बेर में गायब, एक के बेर में गायब। अब हुआ क्या, गिलोटिन पे तो चढ़ा दिया। गिलोटिन का आविष्कार कौन किया था, डॉक्टर गिलोटिन। इसका नाम है डॉक्टर जोसेफ गिलोटिन। तो जोसेफ क्या याद रखिएगा, नहीं तो याद हो जाएगा जोसेफ मेजिनी। ऐसा चाहे जोसेफ को हटाइए, डायरेक्ट गिलोटिन याद रखिए। तो गिलोटिन पे चढ़ा दिया गया। अब इहो जो है ना का कि पूरी तरह से डर गई, कहीं हमरो बारी ना है। अब वह कहानी हुआ, वह कहानी क्या हो गया, इसके साथ हो गया। अब देखिए होता क्या है, अब देखिए लाते हैं हम इसको, कहाँ गया, जरीना को। आजा, इस पे ध्यान नहीं देना है ना तो हम समझ जाइएगा। पहले समझा दे रहे हैं नहीं तो सबका ध्यान इसी पे चल जाएगा। पहले समझा देंगे उसके बाद इसका मेकअप हटा देंगे, देखते रहिएगा। सुनिए होता क्या है, होता क्या है सुनिए। इसका तो इसको गिलोटिन पे चढ़ा दिया गया, चढ़ा दिया गया तो इसका काम तमाम। अब ये वो बच गई जरीना। अब जरीनो सोची कि हमरो अब काम होने वाला है। अब हुआ क्या कि पूरे शहर में, पूरे पेरिस में, पूरे फ्रांस में अफवाह फैल गया। अब ना होता है कोनो चीज गांव में वो अफवाह फैल गया तो झूठो रहेगा ना तो सच लोग मानने लगता है, साजो खान लवा ऐसे कर ले। हुए हुआ कि जरीना का जो है ना बात अफवाह फैल गया। ये थी कहाँ का, ऑस्ट्रिया का राजकुमारी थी। कहाँ का, ऑस्ट्रिया का राजकुमारी थी। ऑस्ट्रिया का क्या थी, राजकुमारी थी। अब हुआ क्या कि जैसे देखिए घर में होता है ना सास पतो, तो सास पतो में नहीं बनता है, होता है ना। तो सासुआ हमेशा कहती है पोतोहिया को, ताना मारती है, जितना एक पति कमाने सब भेजल ओकरे लग, हाँ हमारा 1 रुपया ना मिले, होता है ना, इसे कहता है ना। तो उसी प्रकार क्या किया, ऑस्ट्रिया का जितना भी लोग था ना, जितना भी ऑस्ट्रिया के लोग था ना, अफवाह फैला दिया कि जरीना जो है ना अपना पूरा फ्रांस के संपत्ति ऑस्ट्रिया को दे रही है, मतलब वो अपन नैहर दे रही है। अब सारा लोग तो कहा कि बाप रे भाई तो राष्ट्रद्रोह कर रही है, अंदरे अंदरे हमारे फ्रांस को खोखला कर रही है, ले टांग के। एकरों को क्या किया, लाया और इसको भी गिलोटिन पे चढ़ा दिया। कच्ची पे, इसको भी गिलोटिन पे चढ़ा दिया गया। अब देखिए गिलोटिन पे चढ़ा दिया गया ना, तो दोनों ओर का तो काम तमाम हो गया। इन्हें लुइस लोहा भी गया, इन्हें जरीना भी गई। अब इसके बाद कोई शासक बनेगा ना, कोई शासक बनेगा ना, तो कौन बना, नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट ही क्यों बना, क्योंकि नेपोलियन बोनापार्ट था ना गणतंत्र स्थापित चाहता था। वह चाहता था कि सबको एक करे। तो समझिएगा जो सबको एक करना चाहे ना, तो वह समझिए गणतांत्रिक विचारधारा का है। तो यहाँ तक कहानी समझ में आ गया किस तरह से ये सब किया खेला। अब ईस्वी की बात है तो ईस्वी की बात हम लिखवा देंगे, उसका टेंशन नहीं लीजिए। अब देखिए
अब इसका जो है ना हम मेकअप हटा दे रहे हैं। गुड नाइट। अब देखिए देखिए, इस पे ध्यान नहीं दीजिए, इस पे ध्यान, इस पे कभी नहीं जाइए, आज है कल नहीं है। इसके गुण पे ध्यान दीजिए और इसके गुण पे ध्यान दीजिए। और कभी भी याद रखिएगा कि महफिल में जब आपका चर्चा होना तो सबसे पहले आपका गुण का हो और लास्ट में जो चर्चा होना आपका रूप का हो। ऐसा गुणवान बन जाइए। अभी फेस है 30 साल बाद तो ही चल जाएगा जी, ये टिकाऊ है। अभी मेकअप को कैले होगा ठीक है, 20 की लग रही है। अब मेकअप हटा देगी तो 30 की हो जाएगी और 10 साल बाद जो है 40 की हो जाएगी। तो इसका क्या लेना है। लेकिन इसका जो खोपड़िया है, ये दिमाग, ये कभी बदलेगा? बुढ़ारी ले इसका गुण रहेगा। तो आप लोग गुणवान बनिए, सुंदरता तो आते जाते रहता है ना। चलिए उसका फेर में छोड़िए। अब देखिए ध्यान से देखिए, लुई 16वां तक बात चला गया। अब आता है नेपोलियन बोनापार्ट की कहानी, इसको लाते हैं, नेक्स्ट कर देते हैं का। अब देखिए नेपोलियन बोनापार्ट का कहानी सुनिए आप लोग। ये है, आ जाओ जल्दी। यूएस भाग। चलिए समझिए, ये नेपोलियन बोनापार्ट है, मेटरनिक नहीं है। कौन है? नेपोलियन, ठीक है ना। मेटरनिक जैसा लग रहा है क्या? देखिए में घुसले है, मतलब वहाँ का मतलब नियम होगा कि इसमें रखे हुए है क्या, स्टाइल नहीं ना है, ये ऐसे पोज में रहा है। अब देखिए कोई अगर हमला किया, 2.5 दिन मार के गला काट देगा। इसके अंदर रखा होगा कोई तलवार हुआ, चाहे छोटा सा ये खंजर होगा। अब जो हो, पोज हो चाहे जो हो, कहीं पोजे हो। चलिए देखिए, अब नेपोलियन बोनापार्ट क्या होता है, 1804 में बनता है वहाँ का शासक। इसका जन्म जो है ना हम बताएंगे 15 अगस्त को हुआ था 1769 में। तो जब लिखवाएंगे ना तो ईस्वी के बाद उसमें चलेगा, ठीक है। अभी कहानी सिर्फ समझिए। अब देखिए जब नेपोलियन बोनापार्ट बना ना 1804 में, तो सबसे पहले ये कोड लाता है, 5 गो कोड। कै गो कोड? तो 5 कोड का हम ट्रिक बताए थे ना। क्या बताए थे? धर्म का व्यापार सब निजी संपत्ति है, बताए थे। तो इसको लिखवा देंगे, टेंशन नहीं लीजिए। अब देखिए जो धर्म का व्यापार सब निजी संपत्ति है, ये जो ट्रिक है ना, ये 5 कोड का नाम था। कितना कोड था? 5। अब ये नेपोलियन बोनापार्ट जो था ना, ये गणतांत्रिक विचारधारा का था। जैसे मेजनी था ना, उसी प्रकार इहो था। इहो चाहता था कि इटली को, जर्मनी को हम एक करें, और बात ये सही किया, इटली और जर्मनी को एक कर दिया। देखिए ये क्या किया, इटली को एक किया। इटली को एक करके इसने 3 संघ में एक कर दिया, जैसे लिगुलियन, सिस्पाइन, उसके बाद ट्रांसपोडेंट। ये 3 जो है ना संघ में इसको एक कर दिया, पूरे इटली को 3 भागों में कर दिया। सोचिए जो 300 में था ना बटा हुआ, पहले तो नहीं बटा था, बाद में ही मेटरनिक बटा, तो इसको एक कर दिया 3 गो में। देखिए मतलब 30 गो 1 रुपया को 10-10 के भाग में हम लोग कर दिए, तो छोटा हो गया कि नहीं, एक हो गया कि नहीं। अब देखिए क्या करता है, जर्मनी को क्या करता है, जर्मनी को भी एक करता है। तो जर्मनी को सिर्फ राइन संघ में बदल देता है, जर्मन राइन संघ। क्लियर? अब देखिए इस तीनों में ही क्या किया, ये चेंज कर दिया। अब ये सब एक करते गया, तो ये चीजें क्या हो गया, मेटरनिक को अच्छा नहीं लगा। कहा कि इधर इटली को भी एक कर रहा है, इधर जर्मनी को भी एक कर रहा है, आने वाला टाइम में कहीं फ्रांस को पूरी तरह से ना एक कर दे, इधर पोलैंड की तरफ ना चला जाए राष्ट्रवाद, इधर बोहेमिया की तरफ ना राष्ट्रवाद फैलने लगे, इधर कहीं हमारा ऑस्ट्रिया में ही कहीं गृह युद्ध शुरू होके राष्ट्रवाद की भावना ना जगने लगे। ये सारा विचार मेटरनिक के दिमाग में पूरी तरह से फैलने लगा। अब क्या किया, इसके दिमाग में जैसे ही फैल रहा है तब तक मेटरनिक रूस पर अभियान कर दिया। किस पे? रूस पे क्या किया, अभियान कर दिया।
अभियान का मतलब पता है क्या होता है कि सैनिक वगैरह लेकर उस पर जाकर हमला करना, अभियान यही कहते हैं। युद्ध का मतलब है एक पक्ष दूसरे पक्ष दोनों को तैयार है, लो झगड़ा करे। मतलब मोबाइल से कहता है कि हाँ कहाँ बड़े आ जाओ एलम फरिया लिए, कहता है ना लड़का सब आजकल के, आता है फरिया लेता है दोनों को तो युद्ध हो गया। अभियान का मतलब है कि चलो ओकरा घर पर सीधे चढ़ाई किया जाए। मतलब कोई गलती किया है कोई व्यक्ति तो 10 गो लोग का किया उसके घर पे चढ़ाई करके उसको पीटा किया, वो सब अभियान हो गया एक प्रकार से। क्या हो गया? अभियान। ठीक है ना। युद्ध का मतलब दोनों को आमने सामने है तब लड़ाई हो रहा है तो युद्ध। तो ये अभियान किया कौन? ये नेपोलियन बोनापार्ट अभियान किया ना, तो इसी का फायदा उठाता है कौन? ऑस्ट्रिया। कौन उठाता है? ऑस्ट्रिया। कहता है दोस्त पहले से तो हमारा एक दुश्मनी हेले बा, हम तुम्हारे साथ मिल जाते हैं। ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रिया भी मिल गया। फिर कह रहा है ब्रिटेन कि हम भी तुम्हारे साथ आ जाते हैं, टेंशन नहीं लीजिए। इसके साथ आ गया ब्रिटेन भी। अभी तीनों चारों जो है ना मिलके अकेले इस पे हमला कर दिया। अब हमला कर दिया ना, तो ये क्या कह रहा है कि आप लोगों के सामने हम अब टिक नहीं सकते हैं। कहने का अर्थ है कि इतना जो है ना बड़ा बड़ा जो है ना देश एक साथ मिल गया तो ये नेपोलियन अकेले क्या कर पाएगा। तो युद्ध लड़ने से अच्छा है कि आत्मसमर्पण कर देते हैं। युद्ध लड़ेंगे तो उसमें आपका भी संकट होगा, आपका भी आर्थिक संकट होगा, मेरा भी आर्थिक संकट होगा, आपका भी लोगों की हत्या होगा, मेरा भी लोगों की हत्या होगा, खून खराबा होगा। इससे अच्छा है कि हम आत्मसमर्पण कर देते हैं। कितना अच्छा था जी। आत्मसमर्पण कर रहा है इसका मतलब ये नहीं कि कमजोर है, आत्मसमर्पण कर रहा है इसलिए ताकि आपका भी फायदा हो हमारा भी फायदा हो, और इस फायदा के पीछे जो राज है ना वह जनता का फायदा हो। तो देखो जनता के लिए ये कितना कुछ किया, खुद को मार लिया लेकिन जनता का जो है ना कोई खतरा मंडाने नहीं दिया, जनता का जो आर्थिक संकट है वो कमी नहीं होने दिया। देखो कितना अच्छा काम किया नेपोलियन बोनापार्ट, समझ रहे हो ना। तो ये आत्मसमर्पण कर देता है कहाँ? वाटरलू युद्ध में। वाटरलू युद्ध, क्योंकि ये अभियान न किया था, अभियान चढ़ाई किया था रूस पे, लेकिन ये तीनों बड़ा मिल के जो है ना युद्ध कर रहा है। तो करता युद्ध तो अब होगा नहीं हमसे, ये 1815 में हुआ था, ऐसे लिखवाएंगे टेंशन नहीं। अब देखिए वाटरलू युद्ध में क्या किया, ये आत्मसमर्पण खुद को कर दिया। अब देखिए आत्मसमर्पण कर दिया ना, तो कहा कि कौन सी मेटर ने कहा कि एक आत्मसमर्पण कर दिया ना। देखिए कोई भी अगर दुश्मनी है ना किसी से तो दुश्मनी को पूरी तरह से खत्म कर दीजिए, छोड़िए कभी नहीं। देखिए मेटरनी कितना चालाक है, वो कह रहा है ना आप किसी से दुश्मनी कर रहे हैं ना तो आप उस दुश्मनी को पूरी तरह से समाप्त कर दीजिए, खत्म कर दीजिए, नहीं तो आने वाला टाइम में फिर पनपेगा और फिर आपसे युद्ध करेगा। समझ रहे हो? देखिए कितना चालबाजी है इसका मेटरनी का। तो ये क्या किया, कहा कि इसको छोड़िए मत, ये जो है ना घायल एक शेर है, बैक ले रहा है, इसका मतलब फिर हमला करेगा, इससे अच्छा इसको गायब कर देते हैं। वह क्या किया, वाटरलू युद्ध में आत्मसमर्पण जब कर दिया ना तो इसको क्या किया, हेलेना नामक टापू पर भेज दिया। हेलेना टापू पे भेज दिया। टापू पे इसलिए भेज दिया क्योंकि साइड में तो पानी है, अब इसको कौन ले आएगा उधर से जी। हेलीकॉप्टर होती खानी हेले नहीं है, जो भी है कि नाव है, नाव से आता था जाता था जहाज से। तो हेलीकॉप्टर नहीं है कि ऐसे लाल पथरागा दिखाएंगे तो आके उतार के ले चल जाएगा, ऐसा नहीं है। तो हेलेना नामक टापू पर जब भेज दिया ना इसको, तो ये भूखे प्यासे कितना दिन जिएगा जी अकेले। भूखे प्यासे जो है ना इसका मृत्यु हो जाता है 5 मई 1821 ईस्वी का इसका मृत्यु हो जाता है। अब इसका मृत्यु हो जाता है तो इसके बीच में 1815 में नहीं शासन छोड़ा था, तो इसके बीच में तो कोई ना कोई शासक आएगा ना, तो इसके बीच में आता है लुई 18वां। कौन आता है? लुई 18वां अपना शासन चालू करता है। तो लुई 18वां को देखिए, अब लुई 18वां का तो चित्र नहीं होगा हमारे याद से। लुई 18वां को समझिए थोड़ा, इसको नेपोलियन बोनापार्ट के पूरा अभी कहानी हम बताएंगे डिटेल में, उसको अलग बताएंगे, लेकिन पहले लुई 18वां को समझ लीजिए। ये लुई 18वां जो है ना, जब 1815 में जब नेपोलियन बोनापार्ट खुद को आत्मसमर्पण कर दिया तो वहाँ का शासक बन गया लुई 18वां। और लुई 18वां जो है ना शासक बनाया था लुई 18वां को, पता है कौन? मेटरनिक, क्योंकि जीता वही ना था। तो मेटरनिक बना ना, तो ये बुर्बो वंश का जो है ना क्या किया,
बुर्बो वंश का स्थापना किया। ये जो बुर्बो वंश था ना बहुत निरंकुश था। क्या था? निरंकुश था। मतलब पहले गणतांत्रिक आया फिर निरंकुश आया। अब यहाँ से शुरू होगा ना लुई 18वां से चार्ल्स 10वां, वो निरंकुश से है। समझ रहे हो ना, याद रखो। अब देखिए जो लुई 18वां बना ना तो ये क्या किया, समान नागरिक संहिता लागू करता है। जैसे लगभग जो नेपोलियन बोनापार्ट लाया था ना कोड, उसी को तुड़ मरोड़ के समान नागरिक संहिता लाता है कि चलो देश में जो है ना नेपोलियन कुछ करके गया है तो उसके जैसा ही टू कॉपी करते हैं ताकि लोग शांत रहे, राष्ट्रवाद की भावना न जगे, गृह युद्ध न हो। सबसे बड़ा गृह युद्ध होता है। गृह युद्ध अगर हो जाएगा ना तो उसको रोकना जो है ना मुश्किल हो जाता है। गृह युद्ध मतलब समझ रहे हैं ना, अपने में लड़ाई शुरू कर देना, जिसको शीत युद्ध भी कहते हैं। तो शीत युद्ध थोड़ा उसका सेंस अलग हो जाता है कि छोटा चाहे बड़ा चाहे किसी एक दूसरे देश में वैचारिक युद्ध हो बातों बातों से। जैसे पाकिस्तान भारत में होता है नहीं कि हम तुमको बारूद से उड़ा देंगे, तो नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हम दिवाली में फटाखा के लिए रखे हैं, उड़ा देगा तुम, हम छोड़ देंगे, ऐसे कहते हैं ना। तो वो अलग बात ही है। तो वो वैचारिक युद्ध हुआ, उसका मतलब शीत युद्ध हो रहा है। क्या हो रहा है? शीत युद्ध हो रहा है। अब देखिए तो ये लुई 18वां जो है ना समान नागरिक संहिता लाता है। समान नागरिक संहिता, इसको तोड़ के आप लोग समझिए तो समान मतलब बराबर, नागरिक मतलब लोगों के लिए, संहिता मतलब नियम, मतलब समान मतलब ऐसा मतलब नियम जो पूरा नागरिक के लिए समान हो, न ऊंच के लिए मतलब न ऊंच के लिए हो, न नीच के लिए हो, न मध्यम वर्ग के लिए, सबके लिए एक हो। समान नागरिक संहिता इसको ही कहते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो था ना लुई 16वां 3 गो वर्ग में बटले था। पता है ना आप लोगों को, पहला दूसरा तीसरा। पहला में था पादरी, दूसरा में था कुलीन, इसी को कहते सामंत, इसी को कहते जमींदार। ठीक है, और लास्ट में क्या था? सर्वहरा। सर्व मतलब सभी, मतलब इसमें किसान, मजदूर, दुकानदार, व्यापारी, डॉक्टर, वकील सब आ जाता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? सर्वहरा कहते हैं। क्लियर? अब इसी पे सबसे ज्यादा टैक्स था। टैक्स मतलब समझते हो ना, कर, राजस्व उसको भी कहते हैं। जैसे राजस्व जो वसूलता है ना उसको कहते हैं दीवानी। क्या कहते हैं? दीवानी। तो आपका कोई दीवानी हो रहा है तो समझिए झिटने के फेर में है। ऐसा कुछ ना कीजिएगा। दीवानी मतलब क्या होता है? दीवानी मतलब होता है राजस्व। राजस्व, राजस्व मतलब होता है कर, और कर मतलब होता है पैसा। समझ रहे हो ना? देखिए बतवा आ रहा है कहाँ पे? पैसे पे आ रहा है बतवा। तो इसका मतलब समझ रहे हैं ना, आजकल का मतलब नहीं कह रहा है, ये टैक्स की बात कर रहे हैं। अब देखिए होता क्या है, समझिए, ध्यान से समझिए। अब ये समान नागरिक संहिता होता है ना, लागू करता, अच्छा कर रहा था, लेकिन हुआ क्या कि इसका दुर्भाग्यवश मृत्यु हो जाता है। कब होता है? 1824 में दुर्भाग्यवश क्या हो जाता है? मृत्यु हो जाता है। अब मृत्यु हो जाता है तो शासन चलाने के लिए कोई चाहिए ना। तो इसी का जो है ना भाई था कि बेटा था? भाई था। इसी का जो है ना भैया क्या करता है, शासन बनता है चार्ल्स 10वां। कौन बनता है? तो चार्ल्स 10वां भी बड़ी बड़का निरंकुशवादी था, क्योंकि वो भी तो बुर्बो वंश का जो है ना शासक था। तो बुर्बो वंश जो है एगो निरंकुशे था, समझिए। मतलब उसका कहनाम था कि पुरातन व्यवस्था को सिर्फ लेके चलिए, मतलब पुरातन व्यवस्था मतलब जो राजा का बेटा है वो रजे बनेगा, लेकिन नया वाला जो व्यवस्था है ना वह कहता था क्या कि देखिए राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जो उस लेवल का होगा, जो उस लायक होगा वही बनेगा। लेकिन ये निरंकुश जो शासन था ना जिसका, वो चाहता था कि पुरातन ही व्यवस्था रहे, राजा का बेटा राजा बने। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वही क्या हुआ कि अब बनता है चार्ल्स 10वां। कौन बनता है? चार्ल्स 10वां का कहानी हम लोग कल पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग थोड़ा लिख लेते हैं, ठीक है ना। इससे पहले क्या करते हैं, लिख लेते हैं। हम जैसे जैसे लिखेंगे, और इसमें आप लोगों को वियना कांग्रेस के बारे में भी हम समझा दे रहे हैं। थोड़ा सा 1 मिनट टाइम दीजिए। जो 1815 ईस्वी में, 1 मिनट टाइम दीजिए, 1815 ईस्वी में नेपोलियन बोनापार्ट हारा था ना, आत्मसमर्पण किया था ना, तो उसी समय वियना कांग्रेस हुआ था, यानी वियना सम्मेलन हुआ था। ठीक है ना, ऑस्ट्रिया का राजधानी वियना। हाँ, तो वियना सम्मेलन हुआ था ना, तो इसका मेजबानी कौन किया था ये देख लीजिए, वियना सम्मेलन। और ये किस लिए हुआ था इसको ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ देता है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों के लिए। तो वियना सम्मेलन जो हुआ था ना, ये मेजबानी किया था कौन?
मेजबानी कौन किया था? मेटरनिख। कौन किया था? मेटरनिख। और मेटरनिख ही क्यों किया था आप लोगों को पता है? मेटरनिख ही क्यों किया था? क्योंकि इसके साथ तो रूस भी था, ब्रिटेन भी था ना। तो वो सब कहने किया, ये क्यों किया? सवाल है ना, इतिहास पढ़िए ना, तो क्या कीजिए, क्यों, किस लिए, कैसे, ये सब बात को ध्यान रखिएगा। आखिर क्यों हुआ तो हुआ, कैसे हुआ, किस लिए हुआ, इसका परिणाम क्या निकला, इसको ध्यान रखिएगा। मेटरनिख ही आखिर क्यों बना? तो याद रखिएगा, मेटरनिख जो था ना, विदेश मंत्री था। क्या था? विदेश मंत्री। मेटरनिख जो था ना, कौन सी था? विदेश मंत्री। क्लियर? इसलिए विदेश मंत्री था ही, इसका वर्चस्व जो है ना पूरा यूरोप पर था। जो इटली का जितना राज्य है ना, आपको बताएंगे, परमा, मोडेना, टस्कनी, सिसिली, नेपल्स, ये सार्डिनिया, पिडमाउंट, वेनेसिया, लोम्बार्डी, जितना भी था ना, ये सब पे जो है ना ऑस्ट्रिया का क्या था? अधीन था, मतलब उसी का शासन था। एगो लोम्बार्डी को छोड़ दीजिए, उस सेवाय का शासक के अंतर्गत था। रोम को छोड़ दीजिए, वो पोप के अंतर्गत था। लेकिन जितना भी था ना 6-7, उस सब पे जो है ना ऑस्ट्रिया का ही क्या था? अधिकार था। इसलिए इसका जो है ना ज़्यादातर वर्चस्व था। तो जो ज़्यादा वर्चस्व वाला है वही ना मेजबानी करेगा। मुखिया ही कौन करता है? जिसका ज़्यादा वर्चस्व हो। मॉनिटर कौन बनेगा? जो ज़्यादा तेज हो, चाहे ज़्यादा वर्चस्व हो, चाहे हैंडल करने का उसमें क्षमता हो, वही ना बनेगा। तो इसलिए बना। और ये मेजबानी क्यों हुआ? यहाँ पे सवाल आ रहा है ना कि वियना सम्मेलन क्यों हुआ? हम जानते हैं कि वहाँ पे एक है, सब एक है, तो उसमें कुछ ना कुछ संधि होगा, कुछ ना कुछ विचार होगा, ठीक है, होगा। लेकिन आखिर हुआ तो हुआ क्यों? सवाल उठता है ना। सवाल का जवाब सुनिए। ये वियना सम्मेलन इसलिए हुआ कि दोबारा इस यूरोप में नेपोलियन बोनापार्ट जैसा पैदा नहीं होना चाहिए, जो राष्ट्रवाद की भावना को जगाए। समझ रहे हो? मेटरनिख कहा कि दोबारा ऐसा कभी नहीं होने देना है कि राष्ट्रवाद की भावना जगाने वाला मेटरनिख जैसा कोई, सॉरी, नेपोलियन बोनापार्ट जैसा कोई पैदा हो, और पैदा हो भी जाए तो वैसा बनने नहीं देना है। नहीं तो आने वाला समय में हमारा जो विचार है, हमारा जो सिद्धांत है, वो खत्म कर देगा सब। इसलिए ही क्या हुआ था? ये वियना सम्मेलन हुआ था 1815 में। समझ में आ रहा है? इसी सम्मेलन के तहत ही बुर्बो वंश पुनः जो है ना स्थापित हुआ था। बुर्बो वंश जो है ना, इसको बर्बन कहते हैं इंग्लिश में, बर्बन एम्पायर। तो बुर्बो वंश जो है ना क्या हुआ था? पुनः स्थापित हुआ था। क्या हुआ था? पुनः स्थापित कहने का मतलब समझ रहे? दोबारा से स्थापित। दोबारा से स्थापित मतलब पहले स्थापित था, लेकिन लोगों ने उसको हटा दिया। जैसे लुई 16वां जानते हैं, स्थापित था। फिर जो है ना ये नेपोलियन बोनापार्ट आया, खत्म हो गया। फिर नेपोलियन बोनापार्ट हटा, फिर आया लुई 18वां, पुनः स्थापित हो गया। फिर जो है चार्ल्स 10वां आया, फिर चला ये, फिर आया लुई फिलिप। लुई फिलिप आया तो ओती खाने से जो है ना गणतांत्रिक विचारधारा पूरी तरह से फैल गया। नेपोलियन बोनापार्ट को इटली और जर्मनी का मार्ग प्रशस्तक कहते हैं ना। वह जो है ना मार्ग शुरुआत किया था एकीकरण करने का। कैसे? क्योंकि वह सिस्फाइन, लिगुलियन, ट्रांसपोडेन, ये तीनों में एक किया था, तो मार्ग प्रशस्त किया कि नहीं? जर्मन राइन राज्य का निर्माण किया था, तो मार्ग प्रशस्त किया कि नहीं? तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है। ये सारा कहानी बताया, बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अब जो है ना इसको सिर्फ रिवीजन करना है।